very good morning to all the students over here. So today we are going to study another chapter of 9th physics, that is work, energy and power. And in this video we are going to describe all these terms in a brief. So basically what is work? Work क्या है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना, या आप पिज्ज़ा डिलीवरी पे ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवरी लेके आता है तो उसने कुछ ना कुछ वर्क ही किया होगा, ऑब्वियस बात है। तो क्या ये जो वर्क की बात हम कर रहे हैं, क्या ये वही वर्क है? समवेयर हम कह सकते हैं हाँ, बट एक्चुअली क्या है वो बताएंगे। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिफाइन करेंगे, इसलिए हम पहला टॉपिक जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो है वर्क। तो वर्क बेसिकली है क्या? जब एक ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी F इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई S, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मींस इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई उस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट की, वहीं उसी का प्रोडक्ट जो है वो वर्क कहलाता है। तो बेसिकली वर्क क्या लिखा जाएगा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। It is a product of force and displacement. So we can write over there like this: W equals to F into S. फोर्स हमारी न्यूटन में होती है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। SI यूनिट जो होगा इसका वर्क का जूल होगा। और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट होगा इसका अर्ग। और रिलेशन क्या होता है अर्ग और जूल के बीच में? 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। और एक चीज और होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो पहला टर्म ये बनता है कि सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ, स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ? तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये आप 11th में पढ़ेंगे कि वेक्टर और स्केलर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें एक डॉट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स होते हैं। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डिटेलिंग है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो 11th में है, तो इतना यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना है। तो बेसिकली ये जो वर्क है वो क्या है? वो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर क्वांटिटीज़ का, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है F cos थीटा इंटू S, और इसी फॉर्मूले का यूज़ है फर्दर। तो ये सारी चीज़ें इतनी यहाँ पे हैं। अब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन है कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। अब हम यहाँ पे वर्क दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव कब होगा, क्या होगा। तो पहली कंडीशन पॉजिटिव के लिए, या तो ये हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा फॉर्म हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो क्या है? ज़ीरो। तो एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, और cos ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो वर्क आपका पॉजिटिव ही आएगा। सेकेंड थिंग, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक बॉय बना लिया, और वो इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो थीटा फॉर्म हो रहा है ये एक्यूट एंगल है, एंड एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90, और लेस देन 90 इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, ये दो केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि फर्दर आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएं।
तो ये दो केसेस हो गए। अब सेकंड चीज है कि नेगेटिव कब होगा। सेकंड थिंग, सेम थिंग हम लेते हैं कि कोई बस है, रोड पे चल रही है, फोर्स उसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शनल वर्क की बात करें, फ्रिक्शनल वर्क कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रही है, वो इसके मोशन को अपोज कर रही है। तो मोशन को अगर अपोज कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ वर्क या कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ी होगी। तो फ्रिक्शनल वर्क जो है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि 180 एंगल बन रहा है। तो ये यहाँ पे कंडीशन हो सकती है, या ये भी कंडीशन हो सकती है कि जब कोई स्लोप बना हो, स्लैंटिंग, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है चंगू, और वो इस बस को रोक रहा है, ठीक। तो फोर्स वो इधर की तरफ लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर। फोर्स इधर लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। और यहाँ पे आप एंगल दे सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है, और cos थीटा अगर 90 से बड़ा होगा 180 में जाएगा, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग वो माइनस की वैल्यू देगा। सो इट विल बी, वो है नेगेटिव वर्क आएगा यहाँ पे। फिर कंडीशन आती है कि जीरो कब होगा सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये वॉल लगा हुआ है, वॉल पे लगा हुआ है बोर्ड। अगर इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं। तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो वर्क डन जीरो दो केसेस में हो सकता है, या तो फोर्स जीरो हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या थीटा हमारा 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि वर्क कब जीरो हो सकता है। और एक चीज पे 90 हो सकता है, कि ये हमारा, मान लिया ये हमारा है सन, और अर्थ इसकी ओर घूम रही है, ये मान लिया अर्थ है। तो अर्थ इसकी ओर घूम क्यों रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी उसे प्रोवाइड करा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट की वजह से वो रोटेट कर रहा है, और सन की कुछ ना कुछ ग्रेविटी फोर्स होगी, खुद की फोर्स होगी, तो वो इसे अपनी तरफ खींचेगी, दैट इज रेडियस के अलोंग खींचेगी। लेकिन उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इधर टेंजेंशियल हो रही है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, वो आप देख सकते हैं कि वो इक्वल टू 90 है, मतलब थीटा क्या है, इक्वल टू 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी एक पार्ट हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो ये था वर्क टॉपिक। अब आपको मैं एनर्जी बताऊंगा। सो आई एम गोइंग टू रन दिस टॉपिक। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस टॉपिक को मैं रब कर रहा हूँ। अब हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज एनर्जी। दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी क्या है भाई, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है या पोटेंशियल चाहिए होती है। हमें कोई काम तभी तो हम कर पाएंगे, अगर जब एनर्जी नहीं होगी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो होगी एनर्जी की वो भी जूल होगी, और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे अगर तो वो वर्क होगी, और ये भी स्केलर क्वांटिटी आती है। रीजन सेम हो सकता है, ठीक।
अब जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी एनर्जीज आती हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारी आती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी होती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना ज़रूरी है हमें, दैट इज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड द होल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो स्टेटमेंट वाइज क्या लिखेंगे, ये चीज़ें मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। अभी इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना हम मिटा सकते हैं। It can simply be converted from one form to another। मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कहें कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी in universe remains constant। मीन्स अगर मुझे बताना पड़े तो क्या मतलब है सर इसका, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स जैसे कि अभी राइट नाउ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो साउंड एनर्जी जो मेरी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके मोबाइल में जाके और फिर वापस से साउंड एनर्जी बन के आपको सुनाई देगी। या कैंडल है, उसको जब हम जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और बेसिकली बहुत सारी एनर्जीज मैंने आपको बताई, तो बेसिकली हमें कौन सी एनर्जी पढ़नी है वो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी हमें पढ़नी है बेसिकली, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी हमें बेसिकली पढ़नी है। और मैकेनिकल एनर्जी में क्या पढ़ना है, तो दो टाइप की एनर्जी होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। ये स्टोर्ड एनर्जी है कि जब हम किसी चीज़ को कहीं से ले जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर ले जाते हैं, उसमें एक एनर्जी स्टोर करके एक हाइट पे रखते हैं। और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं मोशन। कि मोशन में जब कुछ कोई होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको हम यहाँ से उठा के यहाँ ले गए तो हमने यहाँ पे उसमें एनर्जी स्टोर कर दी, वो एनर्जी स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे एक बुलेट है और वो अगर मूव करेगी तो इसमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या लिखेंगे वो चीज़ें हम आपको बता दें। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एक्चुअल में,
एनर्जी पोजेस्ड बाय एनर्जी पोजेस्ड POSSE possessed by body by virtue of its position or configuration. मीन्स कि सपोज करिए किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, यहाँ पे B है हो गया और हाइट h, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से उठा के, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो होती है mgh। इसका डेरिवेशन हम बाद में पढ़ेंगे। और मान लीजिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने इस डायरेक्शन में प्रेस किया, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने दो चीज़ों की बात की, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो पोजीशनल की बात जो एनर्जी है वो ये है, और कॉन्फ़िगरेशन में ये है जिसमें शेप और साइज चेंज होता है बेसिकली। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेम थिंग है, दोनों सेम लिखना है। एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 12mv², जो कि हम आगे डिराइव करेंगे। कैसे ये फॉर्मूले आते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक था और बचा था, दैट इज़ पावर। की पावर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि पावर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो ये चीज़ें मैं रख कर देता हूँ। अब पावर क्या है, मान लीजिए कि दो लोग हैं और दो लोगों को मैंने एक काम दिया कि भैया ये लो स्टोन और इसको नीचे से लेके ऊपर तक ले जाओ। तो उसमें एक पर्सन जो होगा वो जल्दी ले जा सकता है और दूसरे पर्सन ने कम टाइम लिया। एक ने जल्दी पहुंचा दिया, उसने कम टाइम लिया, 5 सेकंड लिए, और दूसरे को उसी टाइम में लग गया कम से कम 30 सेकंड और थक गया बेचारा वो। तो हुआ क्या, हम क्या कहेंगे कि सर पहले वाले ने काम जल्दी किया है, मतलब पहले वाले के पास क्षमता अच्छी है, टाइम कम ले रहा है, और दूसरा वाला तो सर एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं। तो बेसिकली इन चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम पावर का यूज़ करते हैं। तो पावर एक्चुअली होती क्या है, इट इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन बेसिकली। अब उसको क्या लिखेंगे, it may be defined as the rate at which work is done, means power equals to work done upon time taken। ठीक, और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट जो होता है पावर का वो होता है वाट, और इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो जूल पर सेकेंड। SI यूनिट पावर का वाट होता है, और कुछ कॉमर्शियल यूनिट्स होते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट्स जो होंगे वो होंगे इसके 1 हॉर्स पावर आपने सुनी होगी, उसमें 746 वाट होते हैं, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये चीज़ें हैं इसमें। बाकी यहाँ से आप रिलेशन से समझ सकते हैं कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के,
कि जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा लिया उसकी पावर कम है। ठीक, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। P = W/T है, वर्क क्या है, एनर्जी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। या हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, ये टर्म होता है वेलोसिटी, तो F इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो फोर्स के आपके पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, W/T, E/T और F इंटू वी, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो गई होंगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ और बची है, उसको मैं बता देता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसको रख कर देता हूँ। बेसिकली आपके घरों में बिल्स आते होंगे, तो उसमें यूनिट्स होते हैं, जो भी पावर कंजप्शन आपने की है वो यूनिट्स में दी होती है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंजप्शन की बात करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो या तो किलोवाट आवर होता है या सिर्फ यूनिट ही लिखा जाता है। आपने फॉर्मूला देखा ही होगा, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, या एनर्जी हमें निकालनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, कितने हमने लाइट यूज़ की है, पावर कंजप्शन कितना हुआ है, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम टेकन। पावर हमारी किस में होगी, यहाँ पे पावर किलोवाट में होगी, टाइम हमारा आवर में होगा, तो 1 किलोवाट आवर हो गया। या हम किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, आवर को 60 × 60 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶ कितना होगा, 3.6 × 10⁻⁶ वॉट सेकेंड या जूल, वॉट सेकेंड या जूल। तो एनर्जी जो होगी हमारी जूल में हो सकती है, दैट इज 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, बाकी की चीज़ें लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।